हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा आर्टिकल है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बेसिकली बजट अभी आने वाला है, राइट? तो इसी सीरीज़ में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, जिसमें ये बात होगी कि किस सेक्टर को बजट में ज़्यादा फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है। तो आज एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, ठीक है, कि एक्सपोर्टर्स को कुछ मार्केटिंग एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। अब वो क्या है, इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो ये रही वो आर्टिकल मिनट में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड ऐसा कुछ इस बजट में लेके आया जाए, और उसके क्या प्रोविजंस होंगे, कितनी सपोर्ट मिलेगी, इसमें भी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं पहले। सो ये एक डेटा सेट है जो कि अप्रैल से नवंबर तक का है। अप्रैल टू नवंबर 2022, ठीक है। ये आपको ये बताएगा कि इस फिजिकल ईयर के स्टार्ट से लेके नवंबर मंथ तक कितनी ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रेड के दो होते हैं कंपोनेंट्स, एक होता है मर्चेंटाइज जिसमें कि गुड्स होते हैं, फिजिकल गुड्स। दूसरा होता है सर्विसेज, जिसको कि हम इनटेंजिबल ऐसे प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट देखो, इनफैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अगर देखो आप, तो नवंबर मंथ में ये था, जो हमारा एक्सपोर्ट था मर्चेंडाइज का, वो था अराउंड 32 यूएसडी बिलियन, ठीक है। नवंबर में ये था 31.80। तो यहाँ पे क्लियर एक इंक्रीज मिलता है पास मंथ से, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट को देखोगे तो इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इस पे आते हो सर्विसेज पे, तो सर्विसेज में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो है अराउंड 26 यूएसडी बिलियन, ठीक है। इंपोर्ट हमारा 13 है। तो यहाँ पे आपको गैप सिग्निफिकेंट मिलेगा। मतलब ये कि ये हमारे फेवर में है। गैप यहाँ भी है, लेकिन ये हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज में ये सिनेरियो बिल्कुल इसके अपोजिट है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल ट्रेड की बात करो, तो इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि -11.11 यूएसडी बिलियन, इतने का डिफरेंस है। ये डिफरेंस प्रीवियस मंथ में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस मंथ लाइक जो लास्ट डेटा आया था नवंबर का, उसमें ये थोड़ा कम हुआ है। तो अब ये पूरा डेटा देख के क्या समझ में आता है, वो ये कि एक्सपोर्ट हमारा, सॉरी, जो हमारा गैप है जिसको डेफिसिट भी बोल सकते हैं हम। तो डेफिसिट मतलब कि अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसको हम बोल सकते हैं डेफिसिट। डेफिसिट हमारा मर्चेंटाइज में बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज में डेफिसिट में हम नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे फेवर में है, ठीक है, सरप्लस में है। तो अब इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए कि कैसे इसको, इस टोटल डेफिसिट को कैसे कम से कम किया जाए और एक्सपोर्टर्स को और क्या सपोर्ट दी जाए, सो दैट जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ग्लोबल मार्केट में वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो और इंडियन एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बढ़े। और तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, सो दैट एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन मिले। इसमें सबसे पहला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये आया था 2015 में, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाई 31 मार्च 2023। ये आई थिंक, हाँ, ये इस साल के 31 मार्च तक है। मैं इस डेटा को चेक कर लेता हूँ एक बार। राइट, सो ये 2024 है। अब कोई भी पॉलिसी आती है, वो चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, वो चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, तो पॉलिसी में बस ये होता है कि आगे का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। अब उस डायरेक्शन को या जो भी बातें सोची गई हैं पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड होते हैं पहले, सो दैट एक एक करके जब उनको हम अचीव करेंगे, तो इन दी एंड पॉलिसी का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो अपने आप अचीव हो जाता है, राइट। तो इसकी जो डेडलाइन थी वो थी 2020, लेकिन कोविड का टाइम था, तो इसके लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये 2024 तक वैलिड है। तो मतलब कि जो भी चीज़ पहले गवर्नमेंट ने सोच रखी थी फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, वो अभी भी एप्लीकेबल है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस बार के बजट में एक्सपोर्ट को लेके बहुत सारे प्रोविजंस आ सकते हैं। बिकॉज अभी अगर रशिया यूक्रेन के सिचुएशन को देखो आप, तो ग्लोबल सप्लाई वापस से हिट हुई है। कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई थी
वो एक बार फिर से आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कुछ एडिशनल असिस्टेंस दे हमारे एक्सपोर्टर्स को, सो दैट हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो सके। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ये आया था 2015 में। इसका भी इसका भी पर्पस एक्सपोर्ट को असिस्ट करने का ही था, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या बोलता है कि कुछ तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इसका मतलब क्या है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है एक्सपोर्टर्स को, सो दैट जो उनका कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हो। एक होता है प्री शिपमेंट, दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट। तो जो गुड एक्चुअली में एक्सपोर्ट हो रही है उसकी तो कुछ कॉस्ट होती ही है, साथ ही साथ उस गुड को शिपमेंट तक लेके आना, ठीक है, या फिर जब एक बार वो शिप हो गई है, एक बार जब वो वहां पे स्टोर हो गई, तो उसको भेजने के बाद भी फिर खर्चे आते हैं, जो कि जैसे हम अगर नॉर्मली बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। उसके अलावा फिर जैसे मान लो इंश्योरेंस वगैरह हो गई, क्योंकि हर शिप की इंश्योरेंस होती है, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर गुड्स के साथ साथ पूरी शिप भी ऐसे बर्बाद हो सकती है, तो इसके लिए इसको इंश्योर किया जाता है पहले ही। मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉस्ट हैं जो कि प्री शिपमेंट या फिर पोस्ट शिपमेंट, दो टाइप के कॉस्ट हो सकते हैं। तो ये कॉस्ट कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, खासकर वहाँ पे जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप की कॉस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने असिस्ट करने के लिए बोला कि जैसे ये फिगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है, बट अराउंड 3% का फिगर दिया जाता है यहाँ पे, कि जो भी कॉस्ट आया है उसका 3% तक गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव के फॉर्म में दे देती है। नेक्स्ट है इसमें रोड टेप स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अभी इस मंथ के जो दिसंबर की पीआईबी है, ठीक है, दिसंबर की पीआईबी या फिर संपूर्ण फाइल जो अपलोड होगी अभी 2-3 दिन में, तो उसमें इस पे हमने डिटेल में बात की है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अभी यहाँ पे कि ये क्या होता है कि पहले ये स्कीम आई है 2021 में, इसके आने के पहले कोई दूसरी स्कीम हुआ करती थी। अब उसमें क्या है कि एक्सपोर्ट में जैसे आप ये चाहते हो हमेशा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनसे सस्ते दाम पे बिके, तभी वो बिकेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है तो आप ये देखते हो कि कहाँ पे प्राइस उसकी कम है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि ग्लोबल मार्केट में हमारे दाम कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे उनके टैक्स या ड्यूटीज़ ये सब वेव ऑफ कर दे रही थी, ठीक है, जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। अब उसका नुकसान दूसरे कंट्रीज़ को क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट्स अगर आप कंपेयर करो इंडियन उससे गुड से, तो हमारे कंपैरिजन में उनके प्रोडक्ट थोड़े से महंगे दिख रहे थे, तो उनको वहाँ पे लॉस हो रहा था। अब ये चीज़ें डब्ल्यूटीओ, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। कुछ कंट्रीज़ ने कंप्लेन की कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल यूनिलैटरली कुछ भी ऐसे डिसाइड कर दो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा, कोई ऐसा स्कीम लाना होगा जो कि डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट हो। मतलब कि जो डब्ल्यूटीए के नॉर्म्स हैं कि आप इस एक्सटेंट तक ही सब्सिडी दे सकते हो, या इस एक्सटेंट तक ही अपने 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 इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर सकते हो। तो जो भी डब्ल्यूटीओ बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो जो पहले की स्कीम थी वो डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट नहीं थी, ठीक है, कंप्लायंस की वजह से ये स्कीम लाई गई, और इसके बाद से फिर डब्ल्यूटीओ की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है इंडिया को। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब। एक और स्कीम है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है इसी साल, ठीक है, लेकिन इसका आइडिया ये था कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और हर जगह हर स्टेट में अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन हो सकती है। वो हो सकता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स हों, ठीक है, या फिर कुछ और हो सकता है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन इसमें ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किया जाए कि वहाँ की ऐसी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कि ग्लोबल मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आप ओवरऑल ये नहीं बोल सकते कि मुझे इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, ये बहुत ही वेग हो गया स्टेटमेंट। इसमें उन्होंने बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके, लोकल लेवल पे जाके डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया पहले, ठीक है, क्योंकि पायलट मोड पे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक साथ काम नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किए। एंड अभी क्या है कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी
ऐसी कोशिश हो रही है कि वहाँ का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि ग्लोबल मार्केट में बेचा जा सके। इसमें हम आगे देखते हैं कि 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। अभी तक हमने जो पहले देखा था वो थी गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी हम देख रहे हैं इसमें कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें या फिर कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्वड हैं। सबसे पहला है एपीईडीए, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है इसमें एमपीईडीए, जिसका फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों क्या करते हैं, जैसे नेम से ही क्लियर होगा कि सबसे पहले बनाया गया था एमपीईडीए को, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे फिशरीज हो गए, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था। फिर बाद में रियलाइज़ किया गया कि एग्रीकल्चर में बहुत से ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं जिसको कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये कि ये दोनों जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पार्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इनका काम ये रहता है कि कैसे इंडियन प्रोड्यूस को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया जाए, और उसके लिए जो जो हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो ये सब देखते हैं, ठीक है। नेम में ही है इनके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट है इसमें एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक आपको पता होगा कि एक AIFI है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये RBI इसको रेगुलेट करती है, लेकिन ये पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का, जैसे कि नाबार्ड है, ठीक है, वैसे ही एग्जिम बैंक है। इसका फुल फॉर्म था पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, था इसलिए बोला मैंने क्योंकि अब ये अपने फुल फॉर्म को यूज़ नहीं करती, अब ये सिंपली एग्जिम बैंक के नाम से जानी जाती है। तो इनका भी काम है कि एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी फिनेंशियल एड है वो कंपनीज को प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेमवर्क ऑलरेडी बने हुए हैं जिससे कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिले। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम अभी लैग कर रहे हैं, और इस आर्टिकल में, जो आज की आर्टिकल है, उसमें यही बात बोली गई है कि पहले से मैकेनिज्म है ऑलरेडी, लेकिन कुछ हमें एडिशनल चीज़ें करनी होंगी सो दैट जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें हम इंडियन एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा पाए। उसमें उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट था आज के आर्टिकल में वो ये था कि एक अलग से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड रिलीज़ की जाए, जिसमें जो आर्टिकल में फिगर लिखा है वो ये है कि 0.5% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर प्रीसीडिंग ईयर्स ट्रेड या एक्सपोर्ट जो भी होगा, मतलब ये कि लास्ट ईयर जितना भी ट्रेड हुआ है उसका 0.5%, ठीक है, इसके इक्वल फंड आपको देनी है फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तभी ये मार्केट और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर पाएगा। फिर एक बात यहाँ पे बताई गई है कि CAD मतलब कि करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट का बहुत ही बेसिक मीनिंग ये होगी कि जो आपका एक्सपोर्ट है एवरी ईयर, जैसे इस साल का जो एक्सपोर्ट होगा और इस साल का जो इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट में क्या है कि आप पैसे दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट में आप दूसरे कंट्री से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का हो गया करेंट अकाउंट। अब इसी के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे। अगर मान लो कि इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो हो गया डेफिसिट। तो अभी जो डेफिसिट का फिगर है दैट इज़ 4.4%। अब ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसमें एक डेटा और भी है कि जैसे लास्ट ईयर 420 बिलियन USD इतने का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है। इस बार ये डेटा बढ़ के बताया जा रहा है कि 450 हो जाएगा, 450 बिलियन USD। तो आप देख रहे हो कि एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, लेकिन अभी हमारे इंपोर्ट भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो हमें देखना ये होगा कि क्या हम एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं सो दैट जो दोनों का डिफरेंस है लाइक CAD वो 4.4% से कम हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है अगेन कि हम यहाँ पे कुछ वर्क करें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि रूपी की एप्रिसिएशन। अब ये आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा देख के कि अभी न्यूज़पेपर में आप हमेशा देखते हो कि रूपी की वैल्यू गिर रही है डे बाय डे, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। अगर आप डॉलर के अलावा कोई और करेंसी को देखो तो आपको वहाँ पे ये मिलेगा कि रूपी एक्चुअली स्ट्रांग हुई है। डॉलर के अलावा बाकी सारे कंट्री के जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले रूपी की वैल्यू बढ़ी है। बढ़ने से क्या होता है, अगर रूपी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब जितने भी इंडियन गुड्स हैं
तो ग्लोबल मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारे सामान वहाँ पे कम बिकेंगे। इसलिए भी जानबूझ के बहुत सारी कंट्रीज अपने करेंसी को डीवैल्यू करती है, जैसा जापान ने बहुत बार किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इशू आने वाला है थोड़ा सा। नेक्स्ट है इसमें CII, जिसका कि फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इनका एक सजेशन है कि एक मार्केट रिसर्च फंड या फिर एक मार्केट रिसर्च के लिए मैकेनिज्म बनाई जाए, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के लिए, क्योंकि ऐसा अब तक कुछ नहीं है। तो कुछ बेसिक से चेंजेस हैं जो कि करने हैं, लेकिन इसके अलावा और ऑलरेडी हमारे मैकेनिज्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सपोर्ट के लिए। तो आज के आर्टिकल में यही मेन कंटेंट था। तो आई होप आज के वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।